इतिहासकारों ने उस महान क्रांतिकारी के साथ कभी न्याय नहीं किया। और आज भारत जिस दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है, ये सब बातें 100 वर्ष पहले वीर सावरकर ने कही थी। वीर सावरकर इन सभी बातों का उल्लेख आज से 100 वर्ष पहले अपनी लेखनी के माध्यम से कर चुके हैं। और वीर सावरकर की बात को माना होता, यह देश कभी विभाजित नहीं होता। विघटन की त्रासदी को इस देश को नहीं झेलना पड़ता। यह देश कभी भी आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में नहीं आता। और उसी को ध्यान में रख करके जब विक्रम संपत जी ने इसका लेखन को आगे बढ़ाया, और मैं धन्यवाद दूंगा कि वे बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके देश और दुनिया में जहां कहीं भी वीर सावरकर के बारे में जो कुछ भी था उसको अपने इन 2 खंडों में प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत करने में आज सफल हो रहे हैं कि सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज। ठीक कहा उन्होंने। यह वर्तमान में हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, देश की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को आजादी का 75वां वर्ष देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर उस महान क्रांतिकारी का स्मरण हम लोगों के लिए भारत के उन सभी महान क्रांतिकारियों के प्रति उस समय का कौन ऐसा क्रांतिकारी है जिसके साथ वीर सावरकर ने संवाद न स्थापित किया हो। श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, मदन लाल दीगना हो, सचिंद्रनाथ सन्याल हो, यह एक लंबी श्रृंखला है। चापेकर बंधु से पहले जिनके फांसी की सजा को लेकर के वे द्रवित हुए थे, उन्होंने कहा था, उस समय संकल्प था, मुझे लगता मुश्किल से 10 वर्ष की उम्र रही होगी वीर सावरकर की, जब उन्होंने संकल्प लिया था कि अब हम इन ब्रिटिशर्स को इस भारत की धरती से उखाड़ फेंकेंगे। विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का काम उन्होंने किया था। और उसके बाद जिस भाव के साथ उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया था, असंभव है एक सामान्य व्यक्ति इतने बातों को अपने साथ समाहित करके लेके चले। कठिन लगता है। अक्सर होता है जो कवि होता है वो लेखक नहीं हो पाता, जो लेखक होता है वो कवि नहीं बन पाता, जो दार्शनिक होता है वो अच्छा लेखक बनना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है, कवि बनना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। और जो अच्छा लेखक हो भी जाता है तो अच्छा वक्ता हो या आवश्यक नहीं है। और अच्छा लेखक है वो क्रांतिकारी भी अच्छा हो जाए, ये तो और भी दुर्लभ है। लेकिन ये सभी गुण वीर सावरकर में थे। वे अच्छे कवि भी थे, अच्छे लेखक भी थे। ठीक कहा विक्रम जी ने कि जब भारत के स्वाधीनता आंदोलन को एक सिपाही विद्रोह कह करके चाटुकार इतिहासकार उसको धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे, तब अपनी कीर्ति विदेश में बैठ करके, यहां पर नहीं, यूरोप की धरती पर बैठ करके वह क्रांतिकारी लिखता था कि नहीं, ये भारत का प्रथम स्वातंत्र समर है, भारत का स्वातंत्र समर है। अब आजादी दूर नहीं है। यानी आप उस भाव को समझने का प्रयास तो करें कि किस रूप में वो व्यक्ति। मैं सिल्वर जेल में गया था,
और केवल ये देखने के लिए कि वास्तव में उस क्रांतिकारी ने कैसे यातनाएं झेली होंगी। जब मैं उनकी एक एक कृति को देखता हूं, सावरकर साहित्य का अवलोकन करता हूं, ब्रिटिशर ने उनको वहां पर कुछ नहीं दिया था, कोई सुविधा नहीं दी थी। क्या करते थे? दीवाल पे नाखून से लिख करके फिर उसको कंठस्थ करते थे। नाखून काम नहीं कर रहा है, टूट जाए, इसके बाद कहीं से कील मंगाते थे, कोई एक ऐसा छोटा सा वो मंगाते थे जो फिर दीवालों पे जिसको उकेरा जा सके, कोयला मिल जाए, उससे जो चीज मिल जाए उसके माध्यम से फिर एक एक कृति को उन्होंने जन्म दिया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं व्याकरण के, एक यानी हमें आश्चर्य होता है कि व्याकरण के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो वीर सावरकर की देन है। हिंदुत्व भी उनमें से एक है। उनसे पूछा गया कि हिंदू कौन है, विवाद होता था, आज भी है, आप देखते होंगे लोग। मुझे याद है आज से कुछ समय पहले तक तो लोग हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे। कुछ लोगों ने तो आपने देखा होगा जिन्होंने वीर सावरकर के बारे में 2004-5 के दौरान तमाम प्रकार की अनर्गल टिप्पणी की थी, उनके पट्टिका को सेलुलर जेल से हटाने का पाप किया था। आज वे मां भारती की कृपा से उस दुर्गति को प्राप्त हो भी रहे हैं, उस श्राप को झेल रहे हैं। लेकिन उस समय वीर सावरकर तो एक बहाना था, निशाना कहां था? भारत था, भारत। ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके ठीक 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया था जिसमें कहा था कि राम और कृष्ण काल्पनिक कहीं हुए ही नहीं है। तो यानी ये लोग भारत को कहां ले जाना चाहते हैं? जिन्होंने राम को पूरी तरीके से ये दिखाने का प्रयास किया कि ये तो काल्पनिक पात्र हैं, ये तो केवल भारत के कुछ पोगा पंथियों ने अपनी वृत्ति को संचालित करने के लिए एक पात्र को क्रिएट किया है। कृष्ण के बारे में भी यही बात की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य से वे लोग देश की सत्ता में पहुंच करके भारत का नेतृत्व कर रहे थे। क्या उम्मीद करते हैं आप ऐसे लोगों से? उनको भारत की जितनी क्षति पहुंचानी थी उन्होंने पहुंचाई है। और मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सावरकर के योगदान को अपने राजनीतिक सत्ता के लिए, स्वार्थों के लिए विस्मृत किया, भुलाया है, अपमानित किया है। यह केवल अपमान क्रांतिकारियों का नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ही नहीं, यह मां भारती का अपमान है। जो मां भारती, जिसको भारत का ऋषि माता भूमि पित्रोहम पृथिव्या की बात कह करके हम सबको उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है, उस धरती माता के प्रति यह अपराध इस देश की सत्ता में आने वाले लोगों ने अपने समय में किया था। और यह आजादी के बाद से जो प्रारंभ हुआ वो लगातार 2004-5 से फिर चढ़ करके 2013-14 तक किस रूप में देखने को मिला था, उसका विकृत और विभत्स स्वरूप पूरी देश ने भी, पूरी दुनिया ने भी देखा है। लेकिन उस सब के बावजूद वीर सावरकर के उस विराट व्यक्तित्व को कोई कम नहीं कर सकता। वे महान थे और उनकी महानता शब्दों की मोहताज नहीं बन सकती। अक्सर इस बारे में चर्चा होती है। एक बार डॉक्टर लोहिया से पूछा गया कि आखिर महान कौन? उन्होंने कहा, देखिए, जिस व्यक्ति को मरने के बाद भी लोग स्मरण कर सके,
और कम से कम 50 वर्षों के बाद जिसको लोग स्मरण कर सकें, वो अपने आप में महान है। और मुझे लगता है कि वीर सावरकर को आज हम सब स्मरण कर रहे हैं। वीर सावरकर को गए हुए 54 साल हो गए। मुझे लगता है आज भी हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उन पर लेखन लिख रहे हैं, उन पर शोध ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, उन पे नए तरीके से उन अभिलेखागारों में जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का आधार बना करके आज हम लिख रहे हैं। ये वीर सावरकर की इस महानता को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और सचमुच उनकी कृतियों को देखिए ना, पढ़िए कभी वीर सावरकर के साहित्य को ही पढ़ लीजिए। वो अलग अलग समय में उनको अलग अलग खंडों में प्रकाशित भी किया गया। सचमुच आपको लगेगा कि वास्तव में यह व्यक्ति एक सामान्य मनुष्य नहीं है, और हर प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए व्यक्ति लड़ा है। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी वह व्यक्ति जाति भेद का विरोध करता है, छुआछूत और अस्पृश्यता का खुल करके विरोध करता है कि भारत को अगर भारत बने रहना है तो हमें जाति भेद की दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, छुआछूत और अस्पृश्यता के इस कलंक को हमेशा के लिए समाप्त करना पड़ेगा। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस मिशन को भी पूरा समर्थन दिया, चाहे वह कालाराम मंदिर में उनके प्रवेश को लेकर के उस समय जो एक विवाद खड़ा करने का प्रयास हुआ था, वीर सावरकर ने उसका पुरजोर विरोध किया था। कहा नहीं, भगवान के मंदिर में जाने से कोई अपवित्र नहीं होता है, बल्कि भगवान अगर सच्चे हैं तो वहां पर जाने वाला हर भक्त समान रूप से उनके साथ व्यवहार भी होना चाहिए। और हर उस कार्यक्रम का उन्होंने समर्थन किया था जो भारत के हित में हो, भारत के नागरिकों के हित में हो, भारत की आम जनमानस के हित में हो। लंबे समय तक हिंदू महासभा के मंच से उन्होंने देश को एक दिशा दी, बृहद समाज को एक दिशा दी। अपने समय के सबसे बड़े हिंदू आइकॉन के रूप में वे जाने जाते थे, और उन्होंने उस समय जो दिशा दी और सचमुच आज भी अविस्मरणीय है। आज जब विक्रम संवत जी ने सावरकर एक भोले बिसरे अतीत की गूंज किस पुस्तक को आज यहां पर हिंदी संस्करण उसका यहां पर विमोचन करवाया है, सचमुच मेरे लिए तो बहुत भावनात्मक क्षण है। और भावनात्मक क्षण इसलिए क्योंकि वीर सावरकर का जो दृष्टि थी वह भारत की दृष्टि थी। अतीत के एक लंबे कालखंड में जन्मे हुए एक ऐसे देश की जिसकी संप्रभुता और जिसकी सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है। और यही तो वीर सावरकर कह रहे थे, यही तो वीर सावरकर की दृष्टि थी। अगर विश्व मानवता को सुरक्षित रहना है तो भारत को सुरक्षा की गारंटी चाहिए, और भारत को सुरक्षा की गारंटी कोई और नहीं देगा, उसके ही बच्चे देंगे, उसी के संतानें देंगे, कोई बाहरी नहीं देगा, कोई आक्रांता नहीं देगा। यही सावरकर की दृष्टि है। काश इसको हमने समझने का प्रयास किया होता, यह देश कभी विभाजित नहीं होता। वीर सावरकर को अगर जानने का प्रयास किया होता तो संभवतः भारत आतंकवाद के दंश को झेलने के लिए मजबूर नहीं होता। अलगाववादी और उग्रवादी गतिविधियां एक समय में जो सिर चढ़ करके बोल रही थी, भारत के मानबिंदुओं का अपमान एक कालखंड के अंदर जिस रूप में हुआ था वे उस रूप में नहीं होती, या उनको आजाद भारत उनका परिमार्जन करने की ताकत रखता है। लेकिन वीर सावरकर को उस कालखंड में भुला करके हम लोगों ने, इस देश ने बहुत सारी उपलब्धियों को उस समय उससे वंचित हुआ है। लेकिन आज सौभाग्य है, देश के अंदर एक अच्छी सरकार आई है। भारत
को भारत की दृष्टि से वैश्विक मंच पर स्थापित करने वाली सरकार आई है। भारत को भारत का दृष्टिकोण देने वाली सरकार आई है और भारत को भारत का दृष्टिकोण देने की यह सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक को देने के लिए भी कृत संकल्पित है।